एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, हमेशा उग्र और विरोधी रुख रखने वाले टीम मेंबर को कैसे मैनेज करें। कहने का मतलब है कि हमेशा एंटैगनिस्टिक और एग्रेसिव एटीट्यूड रखने वाले टीम मेंबर को कैसे मैनेज करें, ये प्रश्न का मतलब है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि कोई व्यक्ति जो है वो एंटैगनिस्टिक और एग्रेसिव कब होता है, उसका विरोधी स्वरूप कब उजागर होता है, हमेशा विरोधी क्यों एटीट्यूड उसका बना रहता है। अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके बचपन में उसके साथ जो बिहेवियर किया गया है, उसके पेरेंट्स ने, उसके एनवायरनमेंट से जो जो बिहेवियर उसको मिला है, वो एक नेग्लेक्ट का बिहेवियर है। उसमें उसको नजरअंदाज किया गया है, उसके इमोशनल अपब्रिंगिंग को डिसरिगार्ड किया गया है, उसकी आलोचना की गई है, क्रिटिसिज्म किया गया है उसका। और सबसे बड़ी बात है, उसके जीवन में कोई उष्णता बचपन में नहीं रही, कोई वार्मथ नहीं रहा। रिलेशनशिप के अंदर का जो नेचुरल वार्मथ होता है, जो अपब्रिंगिंग के लिए जरूरी है, वैसा वार्मथ नहीं रहा उसके जीवन में। इसी की वजह से वो ऐसा हुआ। जनरली जब किसी व्यक्ति के जीवन में नेग्लेक्ट होता है, क्रिटिसिज्म होता है, वार्मथ की कमी होती है, तो वो तीन तरीके से ये चीजें उसके व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। रिलेशनशिप के अंदर तीन तरीके से ये चीजें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, उसके अपब्रिंगिंग की जो प्रॉब्लम है। पहला तरीका तो ये है कि रिलेशनशिप में ऐसे व्यक्ति, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि को डिपेंडेंसी का शिकार हो जाते हैं। वो या पूरी तरीके से समर्पण कर देते हैं ऐसे व्यक्ति, और हर बात में अब वैलिडेशन चाहते हैं, हर बात में अप्रूवल चाहते हैं, दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो, अगर बचपन ठीक से बचपन में नेग्लेक्ट है, तो पहला पर्सनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है ये कि आप को डिपेंडेंट हो जाएं, पूरी तरीके से समर्पण कर दें, सबमिसिव हो जाएं, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी या पर्सनैलिटी ही ना बचे। तो पहला तो मैनिफेस्टेशन ये हो सकता है। दूसरा मैनिफेस्टेशन ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो है अलग थलग पड़ जाए, रिलेशनशिप में एक डिटैच्ड हो जाए एकदम, बिल्कुल कोई जैसे कि इमोशंस ही नहीं रह गए, बिल्कुल अलग हो गए, अलग थलग पड़ गए, डिटैच्ड हो गए। और तीसरा, और जो सबसे खतरनाक इसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो होस्टाइल हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, जैसा कि आपने लिखा है प्रश्न में, कि उसका रुख विरोधी रुख अख्तियार कर ले, और जो है उसका जो एटीट्यूड है बेसिकली वो उग्र हो जाए। तो ये तीसरी संभावना उसके व्यक्तित्व के अंदर हो जाती है। अब जिस डिग्री में नेग्लेक्ट है, उसी डिग्री में ये चीज दिखाई देने लग जाती है। मान लीजिए नेग्लेक्ट बहुत ज्यादा है, तो व्यक्ति पूरी तरीके से को डिपेंडेंट हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी इस प्रकार हो सकती है, या फिर पूरी तरीके से डिटैच्ड हो सकता है, होस्टाइल डिटैचमेंट उसके अंदर आ सकता है, और या फिर वो एकदम बुरी तरीके से एग्रेसिव हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हर चीज का विरोध कर सकता है, और किसी भी चीज में उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे व्यक्ति जब अब काम शुरू करते हैं, किसी टीम में आते हैं, तो वो एक डिसरप्टिव व्यक्ति की तरीके से एक्ट करते हैं, हर एक्ट में डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। और प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप उनको टीम में रखेंगे, तो टीम में दिक्कत ये होती है कि अगर आप उनको कुछ बोलें तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, डिसरप्शन पर उतारू हो जाते हैं, और अगर कुछ ना बोलें तो दूसरे टीम मेंबर्स के लिए एक बैड एग्जाम्पल सेट होता है, और फ्री फॉर ऑल टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बड़ा कैच 22 सिचुएशन ऐसे लोग पैदा कर देते हैं। अब जहां तक ऐसे लोगों को डील करने का सवाल है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हॉस्टिलिटी बेवजह बढ़ाने से बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। तो आप ये बात हमेशा याद रखते हुए, सबसे पहले तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठें, अगर ऐसा कोई टीम मेंबर है उससे बातचीत करें, और आप उसके जरा जीवन के बारे में पता लगाने की कोशिश करें, उससे डायरेक्ट बात करें, उससे बात करें कि उसके बचपन में क्या प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको जब वो ओपन अप होगा, उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जब रे ऑफ लाइट जाएगी, तो उससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो, जब वो बताता है अपने बारे में, आपको कन्फाइड करता है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताता है, तो आपके और उसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है, और उस रिलेशनशिप की वजह से हॉस्टिलिटी थोड़ी कम होती है। तो पहला तो इसका ये फायदा है। दूसरा फायदा उससे भी बड़ा है, वो ये है कि जब आप उस व्यक्ति के मुंह से ये समझ लेते हैं कि उसकी
पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम रही है, पास्ट में क्या रही है, तो फिर आप उसके होस्टाइल बिहेवियर को लेकर के इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। आप बहुत ज्यादा खुद अपने इमोशंस को लेकर के टर्बुलेंट नहीं होते हैं। आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं क्योंकि आपको कारण पता है कि ये व्यक्ति इस तरीके से होस्टाइल बिहेवियर क्यों कर रहा है। तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है और आपकी सोच थोड़ी बदलती है उस व्यक्ति के बारे में। आप ये नहीं सोचते हैं कि इसने मेरे साथ इस तरीके से होस्टाइल बिहेवियर क्यों किया। आप इसके बदले सिचुएशन को पलट देते हैं। आप इस तरीके से देखते हैं, हाँ इस व्यक्ति की ये प्रॉब्लम रही है, इसी वजह से ये बिहेवियर कर रहा है। तो आप यू एटीट्यूड के साथ सोचना शुरू कर देते हैं जब आपको उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से बैठा करके उससे बात करना, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना, ये आपके अपने खुद के इमोशंस को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ एक बॉन्ड भी क्रिएट होता है ऐसा करने से, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो आप एक बातचीत कीजिए। याद रखिए, इस तरीके के लोगों को डील करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लें। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे उतना ज्यादा इस प्रकार के व्यक्तियों से आप डील कर पाएंगे। तो जानते हैं, तो इसीलिए आपको होस्टिलिटी रिड्यूस करना है, क्योंकि होस्टिलिटी का मतलब है एग्रेशन को अपने रिड्यूस करना है। क्यों एग्रेशन को? अगर एग्रेशन जारी रखेंगे तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब आप खुद अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इससे और ज्यादा सिचुएशन एस्केलेट होगी, और ज्यादा सिचुएशन उग्र होगी। इसलिए आप सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को ये दिखाएं कि आपका एटीट्यूड जस्ट है, आपका एटीट्यूड फेयर है, और आप ऐसा नहीं है कि कोई किसी के विरोध में हैं या आप हमेशा अनॉयड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सबसे पहले अपने जस्ट और फेयर एटीट्यूड को दर्शाने की कोशिश करें। और फेयर और जस्ट एटीट्यूड दिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस व्यक्ति की जो जस्ट रिक्वेस्ट्स हैं, जो उचित आपसे रिक्वेस्ट्स हैं, उनको पूरा कीजिए। आप जो उचित बात वो कहता है उसको एक्नॉलेज कीजिए। जो भी आपको उसके अंदर उचित चीज लगती है उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। तो उसके अंदर धीरे धीरे ये चीज आएगी कि हाँ आप फेयर और जस्ट हैं, तो उससे होस्टिलिटी थोड़ा कम होना शुरू होगी। दूसरी चीज, एंगेज ना करें बेवजह। जैसे ऐसे व्यक्ति क्या काम करते हैं जिनके अंदर इस तरीके की हॉस्टिलिटी होती है, इस प्रकार का विरोधी स्वभाव होता है, जिनका उग्र स्वभाव होता है, वो क्या काम करते हैं? हमेशा उग्रता वाली बात करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनसे दूसरा व्यक्ति लड़े। और जब वो एडवांटेजियस पोजीशन में वो हो जाते हैं तो उससे डिसरप्शन क्रिएट करने में, तोड़फोड़ करने में उनको आसानी होती है। अब बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको उनकी फील्ड नहीं चुनना है युद्ध के लिए। अगर इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप एक युद्ध है, तो उस युद्ध में आपको उनकी फील्ड में नहीं जाना है, वो आपकी फील्ड में आए। इसलिए उनके साथ किसी टग ऑफ वॉर में आपको नहीं लड़ना है, रस्साकसी नहीं करना है। जब वो चाहें आपसे एंगेज करना चाहें, आपको उस वक्त एंगेज नहीं होना है। आपको तब एंगेज होना है जब आप जरूरी समझते हैं। वो उनके बहकान, उनके उकसाने की वजह से आप भड़क जाएं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आप उनके साथ किसी टग ऑफ वॉर में ना पड़े बिल्कुल, और उनके द्वारा उकसाए जाने पर बिल्कुल आप अपने इमोशंस को नियंत्रित रखें और उसको इग्नोर कर दें आप। और जब जरूरी हो तभी आप ये चीज बोलें। तो उससे क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति को बड़ा डिस्करेजमेंट मिलता है हॉस्टिलिटी जब वो क्रिएट करने की कोशिश करता है, विरोध क्रिएट करने की कोशिश करता है। फिर ऐसे लोगों की अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये आपके ऊपर वाले अधिकारी से या ऊपर वाले बॉस से मिल करके आपके खिलाफ कंप्लेंट करना, इस तरीके की डिसरप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर के ऑफिसर से अलायंस करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार के लोग, क्योंकि अगर अपने से ऊपर वाले का, आपसे ऊपर के रैंक के व्यक्ति का इनको सपोर्ट मिल जाएगा तो जो हायरार्की है उसको इन्वर्ट करना आसान होगा। आपकी आपकी हायरार्की इनके ऊपर होने के बावजूद आपको नीचा दिखाना आसान होगा अगर आपके ऊपर वाले व्यक्ति से इनका संबंध हो जाए। तो इस प्रकार के लोग ऊपर वाले लोगों से संबंध बनाने के लिए तुरंत आपकी शिकायत करना, छोटी छोटी बातों पर उंगली उठाना और ये बताना, जाकर के फीडबैक देना कि ये ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं करते, वो ठीक नहीं करते, लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन उठाना। तो ऐसा ये व्यक्ति करते हैं। अब आपको अपने उसी बॉस से आपको मिलने जाना है, तो अब आपका क्या एटीट्यूड इनके प्रति रहता है बॉस के सामने, ये बहुत कुछ इस तरीके के व्यक्तियों को डील करने में मदद करता है। देखिए, जब आप बॉस के सामने जाएं तो बेवजह शिकायत ना करें। वो भले ही कर रहे हैं शिकायत, आप मत शिकायत कीजिए। आप एक कॉर्डियल एटीट्यूड बनाए रखिए। तो क्या होगा, बॉस को
आपके ब्लैक एंड व्हाइट्स का फायदा उठा करके उस व्यक्ति को प्रमोट करके डिसरप्ट करने में करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप पोलाइटली बात करते रहिए, इसके जब जिक्र आए तो इस विरोधी स्वर वाले व्यक्ति का जब जिक्र आए तो आप नॉर्मल बने रहिए और बहुत ही कॉर्डियली बात करते रहिए, ज्यादा कुछ बोलिए नहीं। तो इससे क्या होगा कि बॉस को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो आपको फिक्स कर सके। याद रखिए, जो आपके बॉस हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस हर चीज में 100% रहे। 90% परफॉर्मेंस, 80% परफॉर्मेंस इनफ है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो अगर आपके अंडर में 20 लोग काम करते हैं और उसमें से 19 लोग ठीक से काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर नहीं पड़ती है अगर एक व्यक्ति आपका विरोधी स्वर अडॉप्ट किए हुए। परफॉर्मेंस पे असर तब पड़ता है जब उस वो डिसरप्टिव व्यक्ति बाकी लोगों को भी डिसरप्टिव बना दे। तो आपको क्या काम करना है, उसके डिसरप्शन को कंटेन करने की कोशिश करना है, उसको रोकने की कोशिश करना है। तो इसके लिए आपको अपने बॉस के साथ जो एटीट्यूड आपको रखना है वो इस तरीके का रखना है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, वो उसने कंप्लेंट की लेकिन आप कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका बॉस ये देख लेगा कि ये व्यक्ति झूठी कंप्लेंट करता है और हॉस्टिलिटी रखता है, और थोड़ी देरों में ही वो ये समझ जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम है, एक्चुअली आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसकी बात को उसी प्रोपोर्शन में सीरियसली लेना बंद कर देगा। तो उसका जो ऊपर के लोगों से अलायंस करने की कोशिश कर रहा है वो अलायंस डिफ्यूज हो जाएगा, उसमें कुछ उसकी हवा निकल जाएगी। फिर ऐसे लोग क्या काम करते हैं, विरोधी स्वर रखने वाले लोग, ये अपने साथ के लोगों को, साथ के टीम मेंबर्स के साथ भी एक साइडवेज अलायंस करने की कोशिश करते हैं, उनको भी भड़काते हैं कि देखो इनकी ये बात मत मानना, उनकी वो बात मत मानना, डिसरप्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि आपको उन्हीं टीम मेंबर से काम लेना है। ऐसे में आपको ये एक बात याद रखनी है कि आपको दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं में इन्वॉल्व नहीं होना है, गुटबाजी नहीं करना है आपको। तो आपके साथ काम करने वाले जो टीम मेंबर्स हैं जिनको वो भड़काता है, उनके साथ आप कोई गुटबाजी या पॉलिटिक्स मत कीजिए। जब आप कोई गुटबाजी या पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, रिस्पेक्टफुली उनको डील करते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो लोग ये समझेंगे कि हाँ, आपका एटीट्यूड सकारात्मक है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो उसकी खुद बातों में वो आना बंद कर देंगे। और इस प्रकार आप जब गुटबाजी नहीं करेंगे तो आपके साथ काम करने वाले लोग ये जानते रहेंगे कि आपका एटीट्यूड फेयर और जस्ट है, तो वो खुद ही उसका विरोध कर देंगे बहुत सारी जगहों पे कि तुम ये गलत इल्जाम लगा रहे हो, तुम ये गलत बोल रहे हो, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आज मुझे नहीं लगता कि तुम जो इस तरीके के इल्जाम लगाते हो उसमें कोई, या जिस तरीके से विरोध करते हो उसमें कोई दम है। फिर आपको एक चीज ये भी दिखाना है कि यू आर द बॉस। अब आप बॉस हैं, टीम लीड आप हैं। तो टीम लीड अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, डेडलाइंस फॉलो करनी है, तो आपको, तो लोगों को काम लेना है आपको। तो आपको ये दिखाना होगा कि मैं नहीं, सेंट्रल क्लियरिंग विंडो आप ही हैं, आप ही के थ्रू सब चीज क्लियर होगी। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने टीम मेंबर्स को ह्यूमिलिएट करें या उनको आप जो है धमकी दें, ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप पोलाइटली उनसे बात कीजिए कि भाई देखिए, काम का नेचर ऐसा है कि उसमें हम जब ये अप्रूवल देंगे तो उसी के बाद आगे जाकर के वो वैलिड होगा, इसलिए जो मैं चाहता हूं कि ये विंडो जो है इसको वायलेट ना किया जाए। या इस तरीके से आप पोलाइटली बात करके या रिस्पेक्टफुली ट्रीट करके उनको आप ये भी क्लियर करते रहे कि हाँ, सेंट्रल विंडो आप ही हैं जिसके थ्रू क्लियर होगा, तो वर्क क्लियर होगा, वर्क का अप्रूवल होगा, तो लोग ये समझ जाएंगे, तो वो आपके ही थ्रू पास होगा। तो आपको ये थोड़ा सा बस क्लियर करना पड़ेगा कि यू आर द बॉस। और इसमें इसको पोलाइटली भी किया जा सकता है। आप उनको बैठा करके बात कीजिए, सब लोग हैं, आप बात कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई कुछ और दूसरी जगह जा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसको जाने दीजिए। लेकिन जितने लोग आपके साथ हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आप उनको एटलीस्ट अपने साथ लेकर के चलिए। तो धीरे धीरे वो दूसरा व्यक्ति जो डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है वो भी ये चीज देख लेगा कि हमको साथ में ही रह करके चलना है, और वरना बाकी लोग जो है टीम मेंबर्स वो हमको सपोर्ट करना, उनका कोई सपोर्ट हम हासिल नहीं कर पाएंगे आपके खिलाफ। फिर आपको एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हमेशा बनाए रखना है। ये ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विरोधी स्वर वाले व्यक्ति को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ, आप हमेशा उसके सामने एक ऐसा चेहरा रखते हैं जिस चेहरे के अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, कि आप हमेशा उससे ये उम्मीद करते हैं कि हाँ, वो एक दिन रिफॉर्म होगा, ऐसी आशा रखते हैं कि वो रिफॉर्म होगा। तो ये आशा रखने से भी
एक हॉस्टिलिटी कम होती है और व्यक्ति के ऊपर दबाव पैदा होता है कि वो अपने आप को रिफॉर्म करे, सही करे, टीम के अनुसार चले। अगर आप इस तरीके से इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो धीरे धीरे जो विरोध का स्वर है उस व्यक्ति का वो कम होना शुरू हो जाएगा और वो जो है स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो स्ट्रीमलाइन नहीं भी होता है, उसमें टाइम लेता है, तो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से पीस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्टिलिटी को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेलिजेंटली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी टीम प्रोडक्टिव बनी रहेगी, आप आसानी से जी सकेंगे, ईज के साथ आप रह सकेंगे, प्रसन्नता के साथ आप रह सकेंगे और इस प्रकार आप मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये मूविंग फॉरवर्ड इसलिए भी और ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ चलते हैं, सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, एस्केलेशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, एक माहौल है ऐसा जिसमें कि हम काम कर सकते हैं, जिसमें हमारी सुनवाई होगी, जिसमें हमारे पास एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है। जब उनको ये एहसास होता है तो उनको ये लगता है कि मूव फॉरवर्ड करना आसान है और इस प्रकार पूरी टीम को मैनेज करना आसान हो जाता है किसी एक व्यक्ति के विरोध करने के बावजूद भी।